हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारी नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेनली फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और अमूमन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी इतना जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले अपन थोड़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कुछ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जानने के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, एरिया वेक्टर जानते हैं। क्या जानते हैं? एरिया वेक्टर जानते हैं। आप सारे जानते होंगे एरिया एक कैसी क्वांटिटी है। एरिया आपके पास में क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास में डायरेक्शन भी होगी। तो अब अगर मैं किसी भी सरफेस ले लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस, इस तरीके से कोई एक सरफेस है, और मैं पूछता हूं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, या मान लो मैं अपने इस हाथ को ही ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक सरफेस हो गई और मैंने कहा इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा। तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर माना जाता है वो क्या होता है, उस सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है। आउटवर्ड भी होता है और इनवर्ड भी होता है। जैसे अगर मैं इस सरफेस का बोलूँ कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। ये सरफेस एक ऐसे रखी हुई है, इस डंडी टाइप की फॉर्म में ये सरफेस रखी हुई है, जिसको मैंने ऐसे बना दिया। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड भी होगा और इस साइड भी हो सकता है। और अगर मैं प्लेन पूरी सरफेस इस तरीके से ले लूँ तो आप देखोगे कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, अब बाहर की ओर भी होगा और अंदर की ओर भी होगा। तो आप कह पाओगे कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर, पेन से तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर और अंदर की ओर। अगर मैं आपके पास में कोई सर्कुलर टाइप की कोई फॉर्म ले लेता हूँ इस तरीके से जो रखी हुई है, तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की ओर भी होगा और उतना ही अंदर की ओर होगा। तो आप देख पा रहे हो जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर वो क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस कह सकते हो या सरफेस होगा। तो एरिया वेक्टर आपके पास में ये कहानी होती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात शुरू होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि मान लो आपके पास में कोई भी एक सरफेस है और उस सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उस बात को क्या बोला जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उस बात को क्या बोला जाएगा, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा। जैसे मैं बात कहूँ आपके पास में कि अगर मान लो आपके पास में ये कोई एक सरफेस रखी हुई है और इस सरफेस से क्या हो रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। और तो आप देख पाओगे कि इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास करेंगी, वही इस सरफेस का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इस सरफेस से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं मैं क्या करूं, जो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डेंस कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा डेंस कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा पास लेकर के आ जाऊँ, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। तो आप देख पाओगे, और ये ऊपर वाली कुछ पास नहीं कर रही हैं, तो आप देख पाओगे कि जो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये सरफेस रखा हुआ है, इससे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ा देते हैं, अगर उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 5 हो गया। चूंकि ये कैसे हुआ, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम था। यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा था। तो आप यहाँ से ये बात कह सकते हो कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक सरफेस रखी हुई है और उस सरफेस का आकार कैसा है, काफ़ी बड़ा है, उस सरफेस का आकार कैसा है, काफ़ी बड़ा है, तो आप देख पाओगे कि इस सरफेस से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, पास हो जाएंगे। इस सरफेस से ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी यहाँ पर जो बची हुई हैं, छूटी हुई हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी। तो हम यहाँ से एक बात और कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। उस सरफेस के क्या करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से ये कह देते हो कि पाई बराबर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड करता है, और पाई बराबर जो सरफेस का जो एरिया होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या कंडीशंस बनती हैं आपके पास में। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा आपके पास में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस एरिया को, तो आप देख पाओगे कि आपके पास में पाई बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है, ई ए फॉर्मूला करके निकलता है। पाई बराबर क्या निकलता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके फॉर्मूला निकलता है। अब हम इसको डॉट क्यों पढ़ते हैं वो जरा आप लोग देख लीजिए। आप सब लोगों ने एरिया वेक्टर जान ही लिया है कि अगर कोई भी सरफेस रखी हुई है, इस तरीके से कोई भी सरफेस आपके पास में रखी हुई है,
तो जो इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, चाहे वो इस तरफ हो सकता है चाहे वो इस तरफ हो सकता है। अगर मैं आपके पास में इस तरीके से कोई एक सरफेस ले लूँ तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा, मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर भी हो सकता है और वो नीचे की ओर भी हो सकता है। अगर वो ऊपर की ओर होगा इस तरीके से, अगर आप देख पाइए, अगर वो ऊपर की ओर होगा तो जे कैप आ जाएगा और नीचे की तरफ होगा तो माइनस जे कैप डायरेक्शन के साथ में आ जाएगा उसका एरिया लिख करके, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो पाई बराबर आपके पास में ये किस तरीके से आता है, तो मैंने कहा कि आपके पास में कोई इस तरीके से क्या रखी हुई है, कोई एक सरफेस है, आपके पास में कोई एक क्या है, इस तरीके से सरफेस है और इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इस तरीके से पास हो रही हैं। तो अब मैंने कहा कि ये इस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर होगा, तो ये सरफेस देखना आप लोग इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है और इस सरफेस से ऐसे वे में, इस वे में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा आपके पास में, इस सरफेस से ये होगा आपके पास में। तो आप देख पाओगे कि इसका एरिया वेक्टर क्या निकला आपके पास में, ये निकला। और ये एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लाइंस के साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो जब मैं इस ई के क्या करता हूँ, कंपोनेंट करता हूँ, तो जो ए वेक्टर आएगा, जो ये डायरेक्शन आएगी, वो आपके पास में क्या आएगी, ई वेक्टर कॉस थीटा आएगा। और इस साइड वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, ई वेक्टर साइन थीटा आएगा। तो आप देख पाओगे कि जो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो इसके कारण निकलेगा, ना कि इसके कारण। देखिए जरा कैसे समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक सरफेस रखी हुई है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिकतम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी तो ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी। कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी अधिक संख्या में टकराएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका अधिकतम होगा, ना कि ऐसे आएंगी। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके कारण ना निकालते हुए इस कंपोनेंट के कारण निकालेंगे। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, पाई बराबर ई है, ई ये दिया है और ए का कंपोनेंट क्या है, ई कॉस थीटा, ए ई कॉस थीटा। तो पाई बराबर आप इसको क्या लिखोगे, ई वेक्टर डॉट ई ए कॉस थीटा लिखोगे। और आप जानते हो, आप लोगों ने 11th में पढ़ा हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिखते थे। तो इस पाई को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दूंगा। तो यहाँ से ये थीटा एंगल, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं तो ये कंपोनेंट के साथ में इसका फॉर्मूला बनता है। और आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के पास में सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम किसी भी यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जो कि उसकी डायरेक्शन को बताने का कार्य करेगा, जैसे आई कैप हो गया, जे कैप हो गया या के कैप हो गया। अब जरा देखिए कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। तो आप सारे जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है और एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो इसकी एसआई यूनिट आपके पास में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप आसानी से निकालोगे। यहाँ देखिए कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होता है और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L2 और चार्ज का क्या होता है, AT होता है। ऐसा यूनिट कूलम होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे अपने पास में तो ML3 T-2 और जब ये ऊपर जाएगा तो A-1 T-1 होगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, T1 A-1। ये आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, T-3। ये प्लस का है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, T-3 और A-1 आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब जरा थोड़ा हम, अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे पास कराया, इस तरीके से पास कराया। जब मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास में जो एक कोई सरफेस है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही, जो एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास इस तरीके से कोई एक सरफेस रखी हुई है और इस सरफेस के कारण जो एरिया वेक्टर है वो इसी साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही हैं, इसी साइड पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही हैं, इसी साइड जा रही हैं इस तरीके से। तो आप देख पाओगे कि ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में कैसे डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखिए जरा इस बात को हम इस कॉपी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई भी एक सरफेस इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है और इस सरफेस से क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इस तरीके से पास कर रही हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सरफेस के कारण जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो इस सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक जो क्या होगा, क्या कहते हैं, जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी इसी साइड में पास कर रही हैं। और ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इस सरफेस में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
और जो क्या कहते हैं आपके पास में एरिया वेक्टर है वो आपस में कैसा कोण बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब आप देख पाओगे कि पाई बराबर ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो पाई बराबर क्या होगा, ई ए। तो आप देख पाओगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिकतम कब होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स अधिकतम तब होगा जब कोई भी सतह, कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखी हो, परपेंडिकुलर रखी हो। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रखी हो, तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, सबसे अधिकतम होगा। अब क्या होता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर बढ़ आ रहा है तो ये जो सरफेस है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर cos 90 रख देते हैं और cos 90 का मान 0 होता है, तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आ जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ना कि जो सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरीके से रखी हुई है उसको मानेंगे। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि मिनिमम कब होगा, तो देखिए जब कोई भी सरफेस ऐसे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है तो ज़्यादा संख्या में पास होगी, यहाँ पूरी सरफेस से पास होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिकतम होगा। यहाँ से मिनिमम बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इस वजह से यहाँ से पास नहीं करा। अब इसी सरफेस को मैं ऐसे रख दूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे ही पास कराऊँ, तो आप देखोगे कि अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है, पैरेलली रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। और हमने पढ़ चुके हैं कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस होगा, यानी लंबवत होगा उस सतह के। तो ये एरिया वेक्टर आपके पास में ये होगा, और इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो ऐसे पास कर रही हैं। जब वो ऐसे पास कर रही हैं तो इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और जब एरिया वेक्टर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तब आप देखोगे कि पाई ई बराबर ई ए कॉस 90 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू आप सारे जानते हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो आप समझ भी गए क्यों, क्योंकि भाई सिर्फ इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सरफेस से क्या करेंगी, पास करेंगी। और देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, सिर्फ इतने एरिया से पास करके जाएंगी। तो आप सोचिए, हमने शुरुआत में ही बता चुका है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ तो कुछ पास ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो आप इस बात को याद रखना कि जब कोई भी सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली रखी होती है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस वजह से उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। तथा जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब भी कोई सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखी होती है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिकतम होता है। और अधिकतम की वैल्यू क्या होती है, ई ए और फाई बराबर 0। ये एमपी बोर्ड और किसी भी बोर्ड में सबसे अधिक पूछने वाला प्रश्न बनता है आपके सामने। अब ये सब होने के बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या क्या हो सकता है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कैसे होता है, ये सिर्फ इस तरीके से है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर की ओर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास कोई एक क्लोज सरफेस है और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या हो रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, तो आप देख पाओगे कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा। अंदर की ओर आ रही हैं तो वो नेगेटिव होगा। अगर दो चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं तब आप देख पाओगे कि यहाँ से तो जाएंगी और इसकी ओर आएंगी, तब आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, इस कंडीशन में 0 होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखा, दूसरी बात सरफेस, सतह का क्षेत्रफल कितना है, एरिया बोलते हैं जिसको, और तीसरी बात एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में जितना अधिकतम एंगल होगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उतना ही अधिकतम होता जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप इसी बात को समझने का प्रयास करना, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इंक्लाइन पर रखा हुआ है, इस तरीके से कोई एक बॉडी रखी हुई है और अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री पर से टेढ़ी रखी हुई है, तो जितना इसके साथ जो डिग्री एंगल बनाएगी ना, उतना ही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिकतम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और चलो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए जरा आप लोग कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मली मतलब उस सरफेस के कैसे परपेंडिकुलरली, नॉर्मली थ्रू अ सरफेस is called an electric flux linked with that surface. ILINKED, linked with that surface. ओके, ये इसका क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो डिनोट करने का तरीका होता है वो आपके पास में क्या होता है, फाई ही होता है। ओके, तो ये आपके पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आ जाता है। किसी भी सरफेस का आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके भी जाया कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।